गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आप पढ़ेंगे परासरण दाब। आपको बता दें कि ये अणुसंघ गुणधर्म का चौथा यानी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चौथा अणुसंघ गुणधर्म है। ये टॉपिक बहुत बार आ चुका है बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या होता है परासरण दाब और क्या होता है विपरीत परासरण का विचार, ये बहुत बार आने का रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। यानी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर वाला ये टॉपिक आज आप पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक ज्ञान जरूरी है, जैसे एसपीएम के बारे में। एसपीएम क्या होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? एक ऐसी झिल्ली जो केवल घोलक के अणु के लिए पारगम्य होती है, घुल्ली के अणु के लिए पारगम्य नहीं होती है। मतलब जैसे चीनी पानी का घोल है, जब आप इस झिल्ली से चीनी पानी के घोल को छानेंगे तो केवल पानी का ही अणु पारगम्य होगा, यानी उससे रिस कर बाहर आएगा। तो वैसी झिल्ली जो केवल घोलक के अणु के लिए पारगम्य होती है, घुल्ली के अणु के लिए पारगम्य नहीं होती है, उसको अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। जंतु और पादप कोशिकाओं से प्राप्त या जंतु या पादप झिल्ली जो होती है वो प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, और जो सेलोफेन, पैराचमेंट पेपर जो लैब में मौजूद होता है प्रयोगशाला में, ये कृत्रिम एसपीएम है। एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली, वैसी झिल्ली जो केवल घोलक अणु के लिए पारगम्य होती है, घुल्ली के अणु के लिए नहीं। एक बार फिर से बता दें, अगर आप नमक पानी का घोल अगर उससे छानेंगे तो केवल पानी का ही अणु उससे पारगम्य होगा, मतलब उससे रिस कर बाहर आएगा। तो ये है अर्धपारगम्य झिल्ली जिसको जिसका जरूरत पड़ेगा परासरण दाब और परासरण को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे परासरण ऑस्मोसिस, तब परासरण दाब। तो परासरण क्या है अब हम लोग यहाँ समझेंगे। इसी को ऑस्मोसिस को ही कहते हैं परासरण। तो परासरण के लिए हम यहाँ एक एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। ये है एक कंटेनर, एक बर्तन। इस बर्तन को अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से पार्टीशन किया गया है, अर्धपारगम्य झिल्ली का दीवार बनाया गया है, और बर्तन के इस भाग में चीनी पानी, नमक पानी या ग्लूकोज पानी किसी भी घोल को लिया गया है, और इस भाग में हम शुद्ध जल यानी कि घोलक केवल लिया गया है बर्तन के इस भाग में, और यहाँ एक पाठ्यांक बनाया गया है जिसको फ्लो इंडिकेटर कहते हैं। यहाँ तक जल को भर दिया गया है। जल का ये सूचकांक जो बताएगा कि जल कहां तक, किस लेवल तक अभी है। तो जैसे ही हम घोल और शुद्ध घोलक को अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से, ये है अर्धपारगम्य झिल्ली एसपीएम है ये अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से घोल और शुद्ध घोलक को अलग किया गया है। इस बर्तन के इस बाएं भाग में लिया गया है घोल, जिसमें ग्लूकोज पानी भी कब ले सकते हैं, चीनी पानी, कोई भी घोल लेना है जिसमें ग्लूकोज और जल लिया गया है। तो हम क्या देखते हैं ये पूरी व्यवस्था कंप्लीट होने के बाद कि ये शुद्ध घोलक का अणु रिस कर घोल की ओर स्वतः प्रवाहित हो रहा है। मतलब ये जो जल का स्तर आप देख रहे हैं ये लगातार नीचे की ओर गिर रहा है,
नीचे की ओर गिरने का क्या मतलब है कि लगातार ये घोलक का अणु जो है इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए ये घोल की ओर जा रहा है। तो यही है आपका परासरण का विचार, जिसमें ये समझ में आ रहा है कि जब घोल और शुद्ध घोलक को अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है तो शुद्ध घोलक के अणु का घोल की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए स्वतः प्रवाहित होना ही परासरण कहलाता है। यानी ऑस्मोसिस क्या है, परासरण क्या है? जब घोल और शुद्ध घोलक को अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है तो शुद्ध घोलक के अणु का घोल की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए स्वतः प्रवाहित होना ही कहलाता है परासरण। तो ये था परासरण। अभी हमने उससे पहले अर्ध पारगम्य झिल्ली के बारे में बताया। और एक चीज और जान लीजिए, परासरण एवं विसरण में अंतर, यानी परासरण और विसरण में अंतर मतलब डिफरेंस। ऐसे कि ये टॉपिक तो आपका नहीं है लेकिन जान लीजिए, ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हिंदी में हम लोग कहते हैं विसरण और ऑस्मोसिस को परासरण। आपको बता दें कि इस परासरण का साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक कारण है। परासरण में हमेशा मॉलिक्यूल कम सांद्रता वाले क्षेत्र से आपको बता दें कि ये केवल घोलक लिया गया है तो इधर सांद्रता कम है और इधर सांद्रता अधिक है, तो हमेशा मॉलिक्यूल कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाता है। तो इस प्रक्रम को हम परासरण कहते हैं। और विसरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें मॉलिक्यूल हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है। दोनों में मॉलिक्यूल का फैलाव ही होता है, लेकिन शर्त है कि ऑस्मोसिस जब होगा तो हमेशा मॉलिक्यूल लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर की ओर जाएगा, और परासरण ये जो विसरण है इसमें मॉलिक्यूल हमेशा अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाएगा। तो ये था आपका ऑस्मोसिस और अर्ध पारगम्य झिल्ली। और अब परासरण दाब समझ सकते हैं आप सभी स्टूडेंट कि परासरण दाब क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर यही है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, परासरण दाब। तो ये परासरण दाब का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट जिसके माध्यम से आप परासरण दाब को समझ पाएंगे। ये है एक कंटेनर, एक बर्तन जिसको अर्ध पारगम्य झिल्ली से, जिसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से एक दीवार, एक पार्टीशन किया गया है। ये दीवार अर्ध पारगम्य झिल्ली से बना है और बर्तन के इस भाग में घोल यानी सॉल्यूशन को लिया गया है और इस भाग में घोलक यानी सॉल्वेंट को लिया गया है। तो यहाँ सॉल्वेंट ग्रुप में आप समझ सकते हैं कि जल को लिया गया है, यहाँ ग्लूकोज पानी, चीनी पानी, नमक पानी, कोई भी घोल लिया गया है। ये है फ्लो इंडिकेटर, जिससे कि पता चले कि घोलक के अणु का घोल की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से प्रवाह हो रहा है कि नहीं, ये यहाँ से क्लियर पता चलेगा। ये है बर्तन का जो भाग में घोलक है और इसमें घुल लेगा। तो जब घोल और शुद्ध घोलक को अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग कर दिया जाता है तो अपने आप स्वतः घोलक के अणु रिस कर घोल की ओर
स्वतः प्रवाहित होने लगते हैं। तो यहाँ परासरण का ये विचार, परासरण का प्रक्रम लगातार जारी है। लगातार घोलक का अणु अर्ध पारगम्य में झिल्ली से होते हुए घोल की ओर जा रहा है। तो यहां एक नया एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर रहे हैं। इस पर एक पिस्टन प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए एक पिस्टन लगाया जा रहा है। दाब उत्पन्न करने के लिए एक पिस्टन लगाया जा रहा है। इस पिस्टन के माध्यम से हम इस पर प्रेशर उत्पन्न करेंगे, दाब उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पर ये घोल और ये है शुद्ध घोलक, इसको अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया गया। तो लगातार ये जल का स्तर जो है नीचे की ओर आ रहा है, इसका नीचे की ओर आना इस बात का प्रूफ है कि लगातार परासरण का प्रक्रम जारी है। अब हम इस घोल के ऊपर एक परिवहन व्यवस्था के माध्यम से इसके सतह पर दाब उत्पन्न कर रहे हैं और इस पर प्रेशर का मान, दाब का मान लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो दाब का मान लगातार बढ़ाने से हम क्या देख रहे हैं कि अभी भी घोलक का अणु एसपीएम से होते हुए घोल की ओर जा रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि एक निश्चित दाब के मान पर ये शुद्ध घोलक का अणु का स्वतः प्रवाह घोल की ओर जो स्वतः प्रवाहित हो रहा है ये रुक जाता है। यानी परासरण जो है घोलक के अणु का रुक जाता है। तो कहते हैं कि ये जो घोल है अपने परासरण दाब के मान को प्राप्त कर लिया। मतलब जब घोल और शुद्ध घोलक अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है तो घोल के ऊपर लगाया गया वह बाहरी दाब जो शुद्ध घोलक के अणु के परासरण को रोक देता है उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। तो ये था आपका परासरण दाब। इस घोल के ऊपर हम प्रयोग व्यवस्था किए, एक पिस्टन लगाए जिसके माध्यम से हम इस पर दाब डाले, दाब बढ़ाते गए। जिस दाब के मान पर इस घोलक के अणु का परासरण रुक गया, अब ये घोलक का अणु का परासरण नहीं हो पा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये घोल अपने परासरण दाब के मान को प्राप्त कर लिया। तो यहीं पर से आप परासरण दाब के विचार को समझ सकते हैं कि जब घोल एवं शुद्ध घोलक को अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है तो घोल के ऊपर लगाया गया वह बाहरी दाब जो शुद्ध घोलक के अणु के परासरण को रोक देता है कहलाता है परासरण दाब। तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात करते हैं विपरीत परासरण का विचार। ये आपको बता दें बहुत बार इस चैप्टर का ये क्वेश्चन विपरीत परासरण का विचार या प्रतिलोम परासरण का विचार बहुत बार आने का रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह समझ लें और इसको जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके इसको एक हमेशा के लिए याद रख ले। ऐसे तो समझ में अभी तुरंत आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। देखा जाए विपरीत परासरण का विचार। विपरीत परासरण का विचार क्या है कि जब घोल और शुद्ध घोलक अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है और घोल के ऊपर दाब उत्पन्न किया जाता है, तो भी हम क्या देखते हैं कि जल का स्तर नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब है कि अभी भी घोलक का अणु रिस कर घोल की ओर जा रहा है एसपीएम के माध्यम से। तो दाब का मान बढ़ाते गए एक निश्चित दाब के मान पर इस घोलक के अणु का परासरण रुक जाता है, तो हम कहते हैं कि ये घोल अपने परासरण दाब के मान को प्राप्त कर लिया। लेकिन यहाँ पर अभी भी हम नहीं रुकेंगे, इससे भी अधिक प्रेशर, परासरण दाब से भी अधिक प्रेशर अब हम देने जा रहे हैं। तो क्या होगा, अब घोल में भी दो अवयव है, एक है घुल्ले और एक है घोलक।
तो घोल का ही घोलक का अणु इस SPM से होते हुए इस घोलक की ओर, शुद्ध घोलक की ओर प्रवाहित होने लगेगा, तो हम इसी विचार को विपरीत परासरण का विचार कहते हैं। एक बार फिर से शुरू से अंत तक जरा ध्यान दिया है। जब घोल एवं शुद्ध घोलक और पारगम्य झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है और घोल के ऊपर परासरण दाब से भी अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है, तो घोल का ही घोलक का अणु SPM से होते हुए शुद्ध घोलक की ओर प्रवाहित होने लगता है, तो इसी विचार को हम विपरीत परासरण का विचार कहते हैं। इसका नाम विपरीत परासरण का विचार क्यों पड़ा? क्योंकि परासरण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें अणु हमेशा कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ अणु जो है अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जा रहा है, इसलिए इस विचार को विपरीत परासरण का विचार कहा गया है। और इस विपरीत परासरण का विचार का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। आप लोग और हमारे घर में आपको पता है कि आप आरओ का यूज करते हैं। कभी सोचे नहीं कि आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यही होता है आरओ का फुल फॉर्म, विपरीत परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, R फॉर रिवर्स और O फॉर ऑस्मोसिस। तो विपरीत परासरण का विचार, ये रिवर्स का R और ऑस्मोसिस का O, यही है R। इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे लाइफ में इस टॉपिक का मतलब यूज है। हमेशा पर डे के लाइफ में आप लगातार शुद्ध किया हुआ जल का यूज करते हैं, जो इस रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस पर विपरीत परासरण, प्रतिलोम परासरण के विचार पर आधारित होता है। तो जब घोल एवं घोलक को SPM की सहायता से अलग किया जाता है, तो घोल के ऊपर परासरण दाब से भी अधिक दाब उत्पन्न करने पर घोल का ही घोलक का अणु शुद्ध घोलक की ओर SPM से होते हुए प्रवाहित होने लगता है, तो इसे विपरीत या प्रतिलोम परासरण का विचार कहा जाता है। जल के शुद्धिकरण में विपरीत परासरण के विचार का उपयोग किया जाता है। तो ये था आपका आज का क्लास। उम्मीद है कि अब आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और पूरी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट परासरण, परासरण दाब और विपरीत परासरण के विचार पर हो गया होगा पूरा क्लियर। तो आप लोगों से उम्मीद है कि प्लीज हमारे इस चैनल को इस पूरे हिंदुस्तान के 12th क्लास और 11th क्लास के स्टूडेंट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, प्रयास हमारा रहेगा कि आप लोग की सहायता से हम उन लोगों तक जरूर पहुंच जाएंगे और आपका ये लोकल चैनल ग्लोबल चैनल बन के रहेगा। ये हमारा प्रॉमिस है आप लोग से, और इसमें बिना आपके हेल्प से ये संभव नहीं है। थैंक यू।